हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेस बाय जीएससी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सभी एग्जाम्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है भारत का भूगोल यानी इंडियन जियोग्राफी। तो आज इस वीडियो में हम इंडियन जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100+ क्वेश्चन एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और यदि आपने ये क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी वीडियो से मिलने वाले हैं। मैंने आपके लिए इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो सारे सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, या भारत का विस्तार कितना है। तो भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का विस्तार है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला है कि भारत का क्षेत्रफल में स्थान क्या है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान। भारत से पहले 6 देश कौन कौन से हैं। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ये 6 क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़े देश हैं, और 7वां अपना भारत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है, और जो जनसंख्या है वो संपूर्ण विश्व की 17.5% है। क्षेत्रफल 2.42% और जनसंख्या 17.5%। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। पहला स्थान। पहले जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान था, पहले पर चीन था, लेकिन अब वर्तमान में जो भारत है वो जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर हो चुका है और चीन दूसरे पर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार क्या है। जो भारत का जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो 3,214 किलोमीटर इसका विस्तार है। ठीक है, और भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार क्या है। पूर्व से पश्चिम ऐसे तो 2,933 किलोमीटर इसका पूर्व से पश्चिम का विस्तार है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, और बात करें इसकी तटीय भाग की लंबाई की, तो भारत की तटीय भाग की लंबाई है 7,516 किलोमीटर, लेकिन जो उसकी मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई वो है 6100 किलोमीटर। जो भारत की जो मुख्य भूमि है ये है 6100, और अगर दोनों जो इसके आइलैंड हैं जैसे कि यहाँ पे लक्षद्वीप है या अंडमान निकोबार है, इन दोनों को भी मिला लिया जाए तो कुल तटीय लंबाई है इसकी 7,516 किलोमीटर। ठीक है, अगला है कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। तो भारत के पड़ोसी देश कुल हैं 9, जिसमें 7 स्थलीय हैं, 2 तटीय हैं। तो 7 स्थलीय कौन कौन से हैं। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। ये 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं, और श्रीलंका और मालदीव 2 तटीय पड़ोसी देश हैं भारत के। ठीक है, तो चलिए अगला है कि भारत की सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ लगती है। तो इसका उत्तर है बांग्लादेश। जो भारत की सबसे अधिक सीमा है वो किस देश के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ लगती है, जो कि 4,096 किलोमीटर। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की बांग्लादेश के साथ कितनी किलोमीटर सीमा लगती है। तो 4,096 किलोमीटर। ठीक है, और कुल जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ कुल भारत कितनी सीमा साझा करता है। वो 15,106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ठीक है, अगला है कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो भारत के कुल 17 राज्य हैं जो कि पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, यहाँ नहीं है, निकोबार में है, वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक है, और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। वो है इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है यहाँ वो है सर क्रीक, जो कि गुजरात में है। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबुतु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
ठीक है। तो भारत के चारों पॉइंट याद रखने हैं। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कि निकोबार द्वीप में है, और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो कि जम्मू कश्मीर में है, सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक जो कि गुजरात में है, और सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत एवं चीन की सीमा का नाम क्या है। तो भारत और चीन की सीमा का नाम है मैकमोहन रेखा। ठीक है। और इस रेखा को 1914 में शिमला में निर्धारित किया गया था। ठीक है। जो मैकमोहन रेखा है उसको 1914 में शिमला में निर्धारित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा है वो कौन सी है। तो वो है डूरंड रेखा। और जो डूरंड रेखा है वो वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारित करती है। ठीक है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा का क्या नाम है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है। जो कि 15 अगस्त 1947 को जो जे रेड क्लिफ है उनके द्वारा इसको निर्धारित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत और नेपाल के मध्य सीमा कौन सी नदी, सॉरी नहीं है नदी, भारत और नेपाल के बीच जो सीमा है वो कौन सी नदी बनाती है। तो वो है काली नदी। काली नदी है जो कि भारत और नेपाल के बीच जो सीमा है उसको निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है कि भारत को म्यांमार से कौन अलग करता है। तो भारत को म्यांमार से पटकाई की पहाड़ियां अलग करती हैं। कौन करती हैं। पटकाई की पहाड़ियां भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती हैं। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है। तो श्रीलंका को भारत से पाक जल संधि द्वारा और मन्नार की खाड़ी द्वारा, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा श्रीलंका और भारत मतलब एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की मानक समय रेखा कितनी है। जो भारत का जो समय है वो कौन सी रेखा के अनुसार, कौन सी मानक समय रेखा उसके अनुसार निर्धारित होता है। तो वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो कि भारत की केवल एक ही समय रेखा है। ठीक है। और यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे। ये प्रश्न और ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत की मानक समय रेखा कितनी है, और यह जो प्राइम मेरिडियन जो रेखा है, प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच, उससे कितना आगे है ये। तो उससे 5.5 घंटा ये आगे है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, वो भारत में कहाँ से गुजरती है। तो भारत में जो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद है उसके निकट ये मिर्जापुर से जो मिर्जापुर स्थान है वहां से निकट से निकलती है ये। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो भारत की मानक समय रेखा कुल 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वो इससे गुजरती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। और वो 8 राज्य हैं कौन कौन से। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे कि जो कर्क रेखा है वो भारत से गुजरती है। ठीक है। तो चलिए अगले देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की जो चुंबकीय विषुवत रेखा है वो दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरती है। तो कहाँ से गुजरती है। त्रिवेंद्रम से। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश सम्मिलित हैं। मतलब कितने देशों को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो कुल 5 देशों को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। तो उसमें 5 देश हैं अपना भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। इन 5 देशों को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो कौन सा राज्य है। उत्तर प्रदेश, जो कि कुल 9 राज्य और यूटी के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें 8 राज्य और 1 यूटी है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो इसका उत्तर है गुजरात। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो वो गुजरात की है जो कि लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं। तो भारत के कुल 9 राज्य हैं जो कि तटरेखा से लगे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये टोटल 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है
कि बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो त्रिपुरा राज्य है वो उससे बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो ये रहा त्रिपुरा। जो त्रिपुरा है वो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है और ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो यह है संकोच नदी। जो संकोच नदी है वो अपने असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। तो ये उत्तराखंड के महत्वपूर्ण दर्रे हैं। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे कौन से हैं? तो बुर्जिल, पीर पंजाल और बनिहाल, ये दर्रे जम्मू कश्मीर के मोस्ट इंपोर्टेंट दर्रे हैं। अगला है कि लद्दाख के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? तो लद्दाख के प्रमुख दर्रे हैं काराकोरम, जोजिला, जास्कर और उमलिंगला दर्रा। ये लद्दाख के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दर्रे हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं सिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिक्किम के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? तो सिक्किम के प्रमुख दर्रे हैं नाथुला, जेलेपला और डोंगखला। ये दर्रे सिक्किम के मोस्ट इंपोर्टेंट दर्रे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं यांगयाप दर्रा, बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा और सेला दर्रा। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा जो कि लद्दाख में स्थित है। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। अगला प्रश्न है कि बुर्जिल दर्रा किसे आपस में जोड़ता है? जो बुर्जिल दर्रा है वो किस किस को आपस में जोड़ता है? तो यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। किस किस को? श्रीनगर को गिलगित से आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। कौन से दर्रे में? बनिहाल दर्रे में स्थित है जवाहर सुरंग। अगला प्रश्न है कि तुजू दर्रा किस किस को आपस में जोड़ता है? तो तुजू दर्रा भारत और म्यांमार को आपस में जोड़ता है। और तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में। तुजू दर्रा मणिपुर में है और यह भारत और म्यांमार को आपस में जोड़ने वाला दर्रा है। अगला प्रश्न है कि सतलुज नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो सतलुज नदी भारत में सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है और सिपकीला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीन समय में हिमालय के स्थान पर क्या स्थित था? जो वर्तमान में जो हिमालय पर्वतमाला है उसके स्थान पर प्राचीन समय में क्या था? तो प्राचीन समय में उसके स्थान पर तैतीस नामक एक सागर था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिमालय की पर्वत श्रेणियों को कितने समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है? तो हिमालय की पर्वत श्रेणियों को कुल 4 श्रेणियों में बांटा गया है जो कि ऐसे समांतर हैं चारों। ठीक है, तो 4 श्रेणी कौन कौन सी हैं? ट्रांस हिमालय क्षेत्र, हिमाद्री या बृहद हिमालय क्षेत्र, लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र और शिवालिक या बाह्य हिमालय क्षेत्र। ये हिमालय की 4 समांतर पर्वत श्रेणियां हैं जो कि बटी हुई हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है केटू या गॉडविन ऑस्टिन जो कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। जो ट्रांस हिमालय के भागों में एक उसकी कौन सी पर्वत श्रेणी में? काराकोरम पर्वत श्रेणी में केटू या गॉडविन ऑस्टिन स्थित है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि कश्मीर हिमालय किसके लिए प्रसिद्ध है? जो कश्मीर हिमालय है वो करेवा के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पे किसकी खेती की जाती है? यहाँ जाफरान की खेती की जाती है। ठीक है, और इसी में जो मीठे जल की झील है, जो भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, डल झील और वुलर झील, वो इसी स्थान पर स्थित है कश्मीर हिमालय में। और जो खारे पानी की झील है पेंगोंग त्सो झील जो कि लद्दाख में स्थित है, वो भी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत ही स्थित है। ठीक है, तो ये भी याद रखने हैं, पेंगोंग त्सो झील, वुलर और डल झील। अगला प्रश्न है कि हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो वो है हिमाद्री या बृहद हिमालय। जो हिमाद्री और बृहद हिमालय है वो हिमालय की 4 श्रेणियों में सबसे ऊंची श्रेणी है। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि ट्रांस हिमालय क्षेत्र में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती हैं। जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र है उसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीन इंपोर्टेंट श्रेणियां हैं जो कि ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि हिमाद्री में कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्वत शिखर हैं। जो हिमाद्री पर्वत श्रेणी है उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्वत शिखर हैं। उसमें कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी और नामचा बरवा, ये 4 इंपोर्टेंट पर्वत शिखर हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट है और हिमाद्री के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि जो लघु हिमालय है उसकी महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। तो लघु हिमालय की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ हैं पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिवा और महाभारत, ये लघु हिमालय की मोस्ट इंपोर्टेंट पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिमालय का नवीनतम भाग कौन सा है। तो हिमालय का जो सबसे नवीनतम भाग है वो है शिवालिक, या फिर इसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिमालय की सबसे प्राचीन पहाड़ियाँ कौन सी हैं। जो हिमालय की सबसे पहले जिनका निर्माण हुआ था पहाड़ियों का, वो कौन सी हैं। तो वो है अरावली की पहाड़ियाँ। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि हिमालय की सबसे प्राचीन पहाड़ियाँ कौन सी हैं। वो है अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली की पहाड़ियाँ हैं, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो उसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, और माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि माही एवं लूनी नदी कहाँ से निकलती हैं। तो माही और लूनी नदी अरावली के पश्चिमी छोर से निकलती हैं। कहाँ से, जो अरावली पर्वतमाला है उसके पश्चिमी छोर से माही और लूनी नदी दोनों का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है। तो छोटा नागपुर का पठार है रांची, जो कि झारखंड में है। ठीक है, और इसी को भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देखो ये रहा, भारत का रूर क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो ये छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो खनिज संसाधन है, जो खनिज है वो सर्वाधिक मात्रा में, मतलब खनिजों की दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत ही धनी माना जाता है। ठीक है, इसलिए इसको भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं मध्य प्रदेश में। अगला है कि सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं, उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सतपुड़ा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दक्कन का पठार कहाँ स्थित है। तो दक्कन का पठार है महाराष्ट्र में, जिसके कि पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। जो दक्कन का पठार है उसका जो सबसे पूर्वी भाग है उसको विदर्भ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि जो धारवाड़ का पठार है वो कहाँ स्थित है। तो धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में। ठीक है, और इनको ब्लॉक पर्वत भी कहा जाता है, मतलब नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। अगला है कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोडाबेट्टा। ठीक है, और यह जो दक्षिण भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चोटी है। जो डोडाबेट्टा है वो दक्षिण भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चोटी है, जो कि नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो वो है अनाईमुदी। ठीक है, अनाईमुदी जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है, ये पहले नंबर की है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटियों में, और जो डोडाबेट्टा है वो दूसरे नंबर की है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि महेंद्रगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में। जो आंध्र प्रदेश और ओडिशा है यहाँ के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का जो तट है उसको किस नाम से जाना जाता है। जो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के तट को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है गोलकुंडा तट। ठीक है, क्या कहा जाता है, गोलकुंडा तट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गोदावरी डेल्टा से लेकर जो उत्तरी तटीय भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उसको उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के जो पूर्वी तट पर है, भारत का जो पूर्वी तट है ये वाला तट, इस पर कौन कौन से बंदरगाह स्थित हैं, कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह स्थित हैं। तो वो है पारादीप जो कि उड़ीसा में है, कोलकाता
जो कि पश्चिम बंगाल में है, विशाखापट्टनम जो कि यहाँ आंध्र प्रदेश में है, चेन्नई, तूतीकोरन और एन्नौर जो कि यहाँ तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो जो भारत के पूर्वी तट है उसके प्रमुख बंदरगाह हैं ये। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पूर्वी तट पर स्थित जो प्रमुख लैगून झील हैं वो कौन कौन सी हैं। तो उनमें सबसे पहले आता है नाम पुलिगट का। तो जो पुलिगट झील है वो चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून झील है। अगला प्रश्न है कि गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है। जो गुजरात से जो गोवा तक का जो तटीय क्षेत्र है उसको कहा जाता है कोंकण तट। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोंकण तट कौन से तट को, कहाँ के तट को कहा जाता है। तो अक्सर इसमें गोवा के जो आसपास का तट है, गुजरात से लेकर गोवा के आसपास का तट, उसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि गोवा से कर्नाटक के मंगलूर तट का तटीय क्षेत्र क्या कहा जाता है। मतलब यहाँ से गोवा से लेके और या कर्नाटक तक के जो मंगलूर, कर्नाटक का जो मंगलूर है वहां तक के तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो वो कहा जाता है केनरा तट। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, केनरा तट कहा जाता है। ठीक है, अगला है मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है। मंगलुरु से और यहाँ कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है, जिसमें कि केरल भी आ जाता है, तो इस तट को कहा जाता है मालाबार तट, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं। तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं, एक तो कांडला है जो कि यहाँ गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, मारमा गोवा में है, मंगलुरु कर्नाटक में, कोच्चि केरल में और न्यावासोवा महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये प्रमुख पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, और यह प्रश्न पूछा गया है कई बार कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है। तो मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है, और मुंबई किसकी कैपिटल है, महाराष्ट्र की। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने द्वीप समूह हैं। तो भारत में कुल 2 द्वीप समूह हैं जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यह यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला है कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो यह यहाँ पे अरब सागर में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ लक्षद्वीप और यहाँ अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का एक संयोजन, एक समूह, मतलब इन तीनों के मिले जुले वन पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, इनका सम्मिश्रण मिलता है। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप कौन सा है। तो वो है माजुली द्वीप जो कि असम में है, और यह कौन सी नदी में है, ब्रह्मपुत्र नदी में। और यह भारत के साथ साथ विश्व का भी सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली द्वीप। अगला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो वो है सैडल पीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि श्री हरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप कहाँ स्थित है। तो यह नेल्लोर आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और जो अपना इसरो है, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यह इसी द्वीप से, जो हरिकोटा द्वीप है, यहीं से अपने जो उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, उनको यहीं से लॉन्च करता है। कहाँ से, श्री हरिकोटा द्वीप से। ठीक है, और यह कहाँ पे, नेल्लोर आंध्र प्रदेश में। अगला है व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है। तो व्हीलर द्वीप है ओडिशा के तट पर। ठीक है, और जो भारतीय मिसाइलें हैं उनका परीक्षण इसी द्वीप से किया जाता है, और वर्तमान में इस द्वीप का नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। तो वर्तमान में इस द्वीप का नाम क्या है, अब्दुल कलाम द्वीप है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है। तो पम्बन द्वीप है मन्नार की खाड़ी में, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच है, और यह भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। और इसी पम्बन द्वीप का दूसरा नाम है रामेश्वरम द्वीप। ठीक है, पम्बन द्वीप का दूसरा नाम क्या है, रामेश्वरम द्वीप है। अगला प्रश्न है कि बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। तो बैरन द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है, जो कि भारत में। ठीक है, तो बैरन द्वीप कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है कि नारकोंडा द्वीप कहाँ स्थित है। तो यह भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जो बैरन और जो नारकोंडम द्वीप है वो किस प्रकार के द्वीप हैं। तो यह एक ज्वालामुखी द्वीप है।
ठीक है। और किस किस प्रकार के ज्वालामुखी हैं कि जो बैरन द्वीप है वो तो सक्रिय ज्वालामुखी का प्रकार है, और जो नारकोंडम है वो सुषुप्त ज्वालामुखी का। ठीक है, तो बैरन द्वीप, ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है बैरन द्वीप से कि भारत का एकमात्र सक्रिय द्वीप कौन सा है। सक्रिय जो ज्वालामुखी द्वीप है वो है बैरन द्वीप। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं। तो लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। और इसका सबसे बड़ा द्वीप है आंड्रेट और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय। तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय नहीं है, सबसे बड़ा द्वीप है आंड्रेट। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है, लेकिन इसका एकमात्र द्वीप ऐसा है मिनिकॉय जिसपे कि महल भाषा बोली जाती है। इसके जितने भी द्वीप हैं, हालांकि 36 द्वीप है, लेकिन इसका जो निवास है वो 36 द्वीपों पर नहीं है। इसका जो निवास आधे द्वीपों पर है, लगभग 15 या 17 द्वीप ऐसे हैं जिन पे कि जनसंख्या निवास करती है, और 16-17 जितने भी निवासी द्वीप हैं उनमें से केवल एक मिनिकॉय ऐसा है जिस पर मलयालम से अलग भाषा बोली जाती है, जो कि महल भाषा है। ठीक है, बाकी लक्षद्वीप के जितने भी द्वीप हैं उनमें मलयालम भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत की जो जलवायु वो कैसी जलवायु है। तो भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत के मैदानी भागों में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वो किसके कारण होती है। तो वह वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वो इस प्रकार, जो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें आती हैं, उत्तर पूर्वी जो मानसून जब लौट कर जाता है उनसे यह वर्षा होती है, जो कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है शीत ऋतु में होने वाली इस वर्षा को राजस्थान में क्या कहते हैं। तो राजस्थान में इसको मावट कहते हैं। ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा गया प्रश्न है कि जो शीत ऋतु में जो उत्तरी पूर्वी पवनों के साथ जो वर्षा होती है शीत ऋतु में, उसको राजस्थान में क्या कहते हैं? मावट। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लौटते हुए मानसून से भारत के किस तट पर वर्षा होती है। तो लौटते हुए मानसून से भारत के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। ठीक है, जो कि तमिलनाडु में। भारत में जो मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो आता है भारत में, उससे जो वर्षा होती है वह वर्षा है वो जो तमिलनाडु का जो तट है कोरोमंडल तट, वहां पर वर्षा नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जो मानसून लौट कर जाता है तब इस तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तब भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो कोरोमंडल तट पर ही होती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि भारत के जो शुष्क भागों में जो ग्रीष्म ऋतु में जो गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं उन हवाओं को क्या कहते हैं। तो उन हवाओं को कहते हैं लू। जो भारत में जो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाएं हैं उनको लू कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में जो अधिकांश वर्षा है वो किस मानसून के कारण होती है। तो भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, जो कि कितनी होती है? लगभग 80% होती है। जो 80% वर्षा है वो भारत में जो मानसून आता है दक्षिण पश्चिमी मानसून, उसके कारण होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है वो किस स्थान पर होती है। तो सर्वाधिक वर्षा होती है मासेराम, जो कि मेघालय में है। और जो सर्वाधिक वर्षा मतलब इस जगह पे क्यों होती है? जैसे कि मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतियां। जैसे कि गारो, खासी और जयंतियां, दोबारा समझिए, गारो, खासी और जयंतियां, ये 3 मेघालय में कुछ इस प्रकार पहाड़ियां हैं। ठीक है, जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो जो पवनें चलती हैं, मानसूनी पवनें चलती हैं, वो इन, तो देखिए जो गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों हिल्स हैं, पहाड़ियां हैं। जैसे दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जो पवनें चलती हैं तो वो पवनें क्या करती हैं? इन पहाड़ियों से टकराकर सर्वाधिक वर्षा इनमें, मतलब पहाड़ियों में वर्षा यहीं पे गिर जाती है, एक तरह से यहाँ अटक जाती है। तो इसलिए इसी स्थान पे है मासेराम, तो यहीं सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ठीक है, जो कि लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है, 2525 किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं भारत की नदियों के बारे में प्रमुख इंपोर्टेंट फैक्ट। देखिए, सबसे पहले देखते हैं गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी। ठीक है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गौमुख हिमानी से निकलती है, जो कि गंगोत्री में है। ठीक है, अगला है जो इसका संगम है वो बंगाल की खाड़ी है, मतलब ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है।
और यही जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं यह मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। कौन सा डेल्टा? सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं, जो कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला है कि इसका जो नाम है, गंगा नदी का नाम बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में है यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है। अगला है सिंधु नदी। इसका उद्गम स्थल है तिब्बत में जो मानसरोवर झील है उसी के निकट से इसका उद्गम होता है। और यह कहाँ पे जाके मिल जाती है? अरब सागर में जाके मिल जाती है। ठीक है। और यह जो सिंधु नदी है यह भारत के केवल जो यूटी है दोनों ऊपर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, केवल उन्हीं से बहती है भारत में। ठीक है। और इसकी सहायक नदियां हैं सतलुज, रावी, चिनाब, ब्यास और झेलम। ये इसकी प्रमुख 5 इंपोर्टेंट सहायक नदियां हैं। अगली है झेलम नदी, जिसका उद्गम स्थल जो बैरीनाग है उसमें जम्मू कश्मीर में, उसकी शेषनाग झील के पास से यह निकलती है। और यह कहाँ जाके मिल जाती है? चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है। अगला है रावी नदी, जिसका उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रे के समीप, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और यह किस में मिल जाती है? यह चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है। अगला है चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो चंद्र तथा भागा स्थान है, चंद्र तथा भागा स्थान है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। और इसका संगम है सिंधु नदी। ठीक है। सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। और इसकी एक विशेष बात यह है कि यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो सिंधु नदी की जितनी 5 सहायक नदियाँ हैं उनमें चिनाब नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगली है ब्यास नदी। इसका उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप। और यह किस में मिल जाती है? सतलुज नदी में जाके अपना पानी गिरा देती है। अगला है सतलुज नदी। इसका उद्गम है तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट। जो तिब्बत में जो मानसरोवर झील है उसी के निकट से यह निकलती है और यह ब्यास नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है। अगली है यमुना नदी। इसका उद्गम स्थल है बंदरपूछ के निकट यमुनोत्री से। जो उत्तराखंड में जो यमुनोत्री है उसके निकट बंदरपूछ से यह निकलती है। और यह प्रयागराज में गंगा नदी से जाके मिल जाती है। प्रयागराज में गंगा नदी से जाके मिल जाती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन। ठीक है। ये यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगली है चंबल नदी। इसका उद्गम स्थल है जो मध्य प्रदेश की जानाबाव पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है और यह यमुना नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है। और इसकी विशेष बात यह है कि यह देश के सबसे गहरे गड्ढों का निर्माण करती है। मतलब जो चंबल नदी है इससे जितने मतलब जो गहरे गड्ढे होते हैं वो देश में सबसे गहरी नदी मतलब सबसे गहरे गड्ढे यही नदी करती है। अगला है बेतवा नदी। इसका जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश की जो रायसीना हिल्स है, रायसीना जिले की जो रायसीना हिल्स है वहाँ से इसका उद्गम स्थल है और यह यमुना नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है। अगली है ब्रह्मपुत्र नदी। इसका उद्गम स्थल है तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट। यह तिब्बत में जो मानसरोवर झील है इससे लगभग 80 किलोमीटर दूर से यह निकलती है। और इसका संगम स्थल है बंगाल की खाड़ी। ठीक है। और इसकी सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी, मानेसर और तिस्ता। ये प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं और अक्सर इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी। ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल का है? उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियाँ। तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से यह निकलती है और यह खंबात की खाड़ी जो कि गुजरात में वहाँ पे अपना पानी गिरा देती है। ठीक है। तो नेक्स्ट है महानदी। जो महानदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? जो छत्तीसगढ़ की जो सिहावा पहाड़ियाँ हैं वहाँ से यह नदी निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है। अगला है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से और यह अपना पानी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरा देती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना और घाट प्रभा। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है। अगली है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है जो नासिक जिला, जो महाराष्ट्र में नासिक जिले की जो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है वहां से यह नदी निकलती है और इसका संगम है बंगाल की खाड़ी। मतलब बंगाल की खाड़ी में जाके अपना जल गिरा देती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, वेनगंगा। ठीक है। तो ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसकी विशेष बात है कि इसको बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा, जो वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा है या फिर दक्षिण गंगा के नाम से भी इस गोदावरी नदी को जाना जाता है। ठीक है। अगला है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है जो कर्नाटक का जो कुर्ग जिला है
उसकी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से यह निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपने जाकर पानी गिरा देती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जब इसकी जो धारा जो गंगा के साथ मिलती है तब इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी पर यह जलप्रपात स्थित है और यह राजस्थान की एकमात्र नदी है जो कि साल भर बहती है। मतलब जो राजस्थान साल भर बहने वाली राजस्थान की यह एकमात्र नदी है चंबल नदी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है और इसको लैगून झील भी कहा जाता है। मतलब खारे पानी की लैगून झील भी है। ठीक है, तो चलिए भारत की प्रमुख झीलों के बारे में देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झील है डल झील, बूलर झील जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे और सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, शेषनाग झील, बैरीनाग झील, मानसवल झील, अनंतनाग झील और नागिन झील, ये प्रमुख जम्मू कश्मीर की झील हैं। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की सातताल झील, नैनीताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील और नौकुचिया ताल झील। ठीक है, ये उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। राजस्थान की प्रमुख झीलों में सामर झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, राजसमंद झील, पिछोला झील, जैसमंद झील, डीडवाना झील और फतेह सागर झील। ठीक है, अगला है केरल, तो केरल की है वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील और पेरियार झील। ठीक है, अगली है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है लोनार झील जिसको कि गुलाबी झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यह क्रेटर झील भी इसको कहा जाता है क्योंकि ये ज्वालामुखी परिघटना के बाद इसका निर्माण हुआ था। अगला है मणिपुर, मणिपुर में है लोकटक झील और इसी में एक नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, जो कि भारत के साथ साथ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, अगली है ओडिशा, उड़ीसा राज्य की अगली झील है चिल्का झील। ठीक है, तो उड़ीसा की सबसे इंपॉर्टेंट झील कौन सी है? चिल्का झील। अगला है आंध्र प्रदेश, इसकी प्रमुख झील है कोलेरू झील और हुसैन सागर झील। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो है वूलर झील। ठीक है, और इसी झील पर एक काफी इंपॉर्टेंट परियोजना है, वो है तुलवुल परियोजना। ठीक है, जो कि वूलर झील पर ही स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो है सामर झील जो कि राजस्थान में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर कैसी झील है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो वो है चोलामू झील जो कि कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, यह भारत की सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। अगला है कि पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो है लोकटक झील। ठीक है, जो कि अभी हमने बताया कहाँ है? मणिपुर में, और इसी पर नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और इसमें एक हिरन पाया जाता है जिसको कि संगाई हिरन या फिर डांसिंग डियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डांसिंग डियर, जो कि मणिपुर का राज्य पशु है। अगला प्रश्न है कि वेम्बनाड झील कैसी झील है? तो वेम्बनाड झील है वो लैगून झील है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि भारतीय भूगोल या फिर इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड थे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन का टेस्ट जिनके कि आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला प्रश्न है कि लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसके ऑप्शन है हिंदी, मलयालम, कन्नड़ और मगधी। तो इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो इसके ऑप्शन है 8 राज्य, 7 राज्य, 15 राज्य और 9 राज्य। इसमें बताने हैं कि भारत के तटरेखा से लगने वाले राज्य कितने हैं और ये भी बताना है कि कौन कौन से हैं, कौन कौन से राज्य हैं और कितने राज्य हैं जो कि भारत की तटरेखा से लगे हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो भारत के भूगोल के बारे में, जिसमें कि हमने बड़ी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें
और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। देखिए जो आज की वीडियो है वो इसका पार्ट 1 है, ठीक है। और अभी जो भारत का भूगोल इसका जो दूसरा पार्ट है वो नेक्स्ट मतलब अगले टर्न पे आएगा। तो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो कैसी लगी है और वीडियो का कंटेंट कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।